अगर आपको कुछ नहीं आता और बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने चले गए हो और आप एग्जाम हॉल में बैठकर बच्चों के केवल मुंह देख रहे हो कि हाँ वो बच्चा लिख रहा है, वो बच्चा लिख रहा है, और आपको कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है, तो कौन सी ट्रिक लगाएंगे ताकि आपका हिंदी में कि आपका 70 में आराम से 55 से 60 नंबर अच्छे से आ जाए। आज की इस वीडियो में आपको बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। अगर उस ट्रिक को समझ लेते हो तो आपको हिंदी में अगर कुछ भी नहीं आता, जीरो भी आता है ना, तभी भी आप हिंदी में आराम से 55 नंबर अचीव कर सकते हो। यह वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है जिनको कुछ नहीं आता। पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहे तो इस वीडियो को नहीं भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, क्योंकि यदि आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो इसमें समझेंगे कि उस आंसर को कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, और जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, उनके लिए वीडियो ये सबसे ज्यादा स्पेशल है। तो उनको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। और मैं खुद ऐसा मानकर चलूंगा, ये आपका पेपर है हिंदी का, मैं ऐसा मानकर चलूंगा कि मुझे भी कुछ नहीं आता और मैं इस पूरे पेपर का A to Z सॉल्यूशन आपके सामने करके दिखाऊंगा। पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व कर दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको सारी चीजें बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो देखिए क्लास 10th में या फिर 12th में हो तो भी देखिए, क्लास 10th में आपका 20 कितने पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का ट्रिक देखेंगे और बाद में हम सब्जेक्टिव यानी कि वर्णात्मक प्रश्न का भी ट्रिक देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये 20 नंबर के पूछे जाते हैं और ये आपके 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ऑब्जेक्टिव में क्या ट्रिक लगाना है, समझिए अच्छे तरीके से। तो एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या ट्रिक लगाना है, देखिए अच्छे से। एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी आपके पूछे जाएंगे तो उसको अच्छे से कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या ट्रिक लगाना है। आपको एक भी नहीं आ रहा है तो क्या ट्रिक लगाना है, अच्छे से समझिएगा। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में जब भी आपको दिया जाए कि रोहन, रोहित और मोहित, जैसे समझिए कि रोहित और मोहित, मतलब कि जब भी आपको यहाँ पर और लगा कर दिया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, रोहित और मोहित, राहुल और रोहन, ऐसे और लगा कर दिया जाए जब भी क्वेश्चन में, तो समझिएगा उसी आंसर को आप अच्छे से टिक कीजिएगा, क्योंकि यही 95% चांसेज होते हैं कि यही आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो जब भी आपका और लगाकर क्वेश्चन में यानी ऑप्शन में दिया जाएगा तो उसी को आपको अच्छे से टिक कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर कंडीशन क्या है, दूसरा नंबर कंडीशन ये है कि रोहित व मोहित, या फिर राम व श्याम ऐसे करके दे दिया जाता है। तो जब भी व लगाकर भी दिया जाए तो आप उस ऑप्शन को ही टिक कीजिएगा। 95% चांसेस होता है कि वही ऑप्शन आपका सही हो, ठीक है ना। जब भी व और लगाकर दिया जाए, अच्छा है इस चीज को ऐसे भी दिया जाता है, इस चीज को ऐसे दिया जाता है कि ए और यहाँ पर बी, इस तरीके से भी दिया जाता है, तो यही आपका सही होता है। 95% चांसेस होता है कि यही आपका सही होता है। और ए व बी ऐसे करके भी दिया जाता है, तो इसी को टिक लगाइएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर कंडीशन ये होता है, तीसरा नंबर कंडीशन ये होता है कि इनमें से कोई नहीं। ये देखिएगा हमेशा ये नहीं देता है, हर एक क्वेश्चन में ये नहीं देगा, ये कोई ऐसा यूनिक क्वेश्चन होगा उसी में ये डाला जाता है कि इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब वही सही होगा इसीलिए उसको डाला जाता है, ठीक है ना। तो ये भी हमेशा 95% इसका भी चांसेज होता है सही रहने का, तो इसको भी लगा देंगे तो आपका 95% चांसेज है कि ये ऑप्शन भी 100% सही होगा, गारंटी देकर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी जहां दिखे तो उसको फटाक से आप टिक कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद एक और आता है ये सभी, क्या आता है, ये सभी लिखा होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सभी ऑप्शन जहां पर सही होंगे उसके लिए ये दिया जाता है। तो इसका भी अच्छे से ये जब भी आए तो इसको लगा दीजिएगा। 95% चांसेज है कि यही आपका सही होगा, क्योंकि इसीलिए दिया ही जाता है कि ये सही हो, ठीक है ना, ये सही हो इसीलिए दिया जाता है, वरना कोई मतलब कि ये इसके जगह पर कोई दूसरा नाम भी दे दिया जाता, लेकिन ये सभी दिया जाता है, इसका मतलब यही, यानी कि ये सभी जितने भी हैं वो सभी सही हैं, तो ये दिया जाता है इसीलिए। तो इस पर ही फटाक से आपको टिक लगा देना है, जब भी ये दिखे तो गारंटी है कि यही सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद पांचवा नंबर है कि जो भी आपका यूनिक लगे,
यूनिक कैसे समझिए, यूनिक कैसे को ऑप्शन लगेगा। जैसे देखिए कोई मान लीजिए कि यहाँ पर रचना दे दिया, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन में कोई एक रचना दे दिया, पूछ दिया कि इसके लेखक कौन है, हिंदी की बता रहा हूँ, इसके लेखक कौन है। आप पहला नंबर ऑप्शन में दे दिया कौन सा, यहाँ पर दे दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, मान लीजिए ये रामचंद्र शुक्ल है। बी नंबर में दे दिया राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद, और सी नंबर में दे दिया भगवती चरण वर्मा, और डी नंबर में यहाँ पर दे दिया कौन सा, दे दिया मान लीजिए कि सूरदास। तो अब आप कैसे समझिएगा, यूनिक कैसे समझिएगा। देखिए ये रामचंद्र शुक्ल जो है लेखक हैं, राजेंद्र प्रसाद भी कौन है, लेखक हैं, भगवती चरण वर्मा भी कौन है, लेखक है, लेकिन सूरदास कौन है, कवि है। यानी कि इन सब में ये यूनिक है कि नहीं है, तो यूनिक है तो आप इसी को टिक करेंगे, क्योंकि ये भी लेखक, ये भी लेखक, ये भी लेखक, तीनों लेखक है, लेकिन ये कवि है, तो इनको टिक कर दीजिएगा क्योंकि यही सही है, इसीलिए इसको यूनिक दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान देना है कि जो भी यूनिक हो उसको टिक कीजिएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न को देखते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया, वर्णनात्मक प्रश्न को देखते हैं। तो वर्णनात्मक प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखिए क्या करना है, अच्छे तरीके से देखिए। सबसे पहले आपको ऐसे आपको कॉपी मिलेगी, तो कॉपी में अच्छे से क्या करना है कि आपको मार्किंग कर लेना है, यानी कि मार्जिंग लाइन खींच लेना है अच्छे तरीके से। देखिए इस तरीके से अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके आपको मार्जिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। ज्यादा इधर तक नहीं करना है, वरना एग्जामिनर समझ जाते हैं कि ये बच्चा मतलब कि कम स्पेस कर रहा है कम लिखने के, यानी कि उसी से वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में कमजोर है, इसीलिए इधर यहाँ तक कई बच्चे खींच देते हैं और इधर से भी खींच देते हैं। लेकिन आपको नहीं करना है, केवल यहाँ से दो इस तरीके से इतना स्पेस करके ही कि उत्तर यहाँ पर लिखा जाए, क ख लिखा जाए, बस उतना ही स्पेस छोड़ना है, ठीक है ना। और इस तरीके से हाशिया खींच देना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम वर्णनात्मक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। स्टार्टिंग ऐसे ही करना है ताकि आपका कॉपी एकदम से ही अच्छा दिखे, अच्छे से राइटिंग में आपको लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। अच्छे से इसी तरीके से लिखना है और आपको नीचे से क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, सिंपली इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब हमने लिख दिया और प्रश्न नंबर पहला हम कर रहे हैं, तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। और कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरीके से लिखेंगे, प्रश्नोत्तर। टॉपर की तरह आपको कॉपी लिखना है ताकि एग्जामिनर को ना समझ में आए कि हाँ ये बच्चा कुछ नहीं पढ़ा, ये ना समझ में आए एग्जामिनर को, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब देखिए गद्यांश वाला कर रहे हैं, गद्यांश कर रहे हैं ना, तो गद्यांश के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में इस तरीके से बड़े वाले ब्रैकेट में लिखकर लिखेंगे गद्यांश, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे। एग्जामिनर को बिल्कुल भी आपको समझने नहीं देना है कि ये बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, ऐसा फील ही ना हो एग्जामिनर को। एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये पढ़ा लिखा बच्चा है, टॉपर की कॉपी है, ठीक है ना। तो देखिए अब गद्यांश हमको कैसे सॉल्व करना है, हमें गद्यांश कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ ही के नहीं गए हैं। तो गद्यांश कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक समझिए गद्यांश सॉल्व करने का। देखिए कह रहा है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, समाज में मित्रता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इतना अंडरलाइन किया गया है। इसमें पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो भाई साहब हमें संदर्भ मालूम ही नहीं है। उसके बाद कर रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं मालूम है। उसके बाद एक प्रश्न पूछ रहा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अच्छे से। सबसे पहले तो केवल आपको हेडिंग अच्छे से बनाना है। हेडिंग सबसे पहला नंबर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला नंबर में यहाँ पर संकेत बनाएंगे। सबसे पहले नंबर में हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से करके सबसे पहले हम संकेत बनाएंगे। संकेत सबसे पहले जब भी आप यहाँ पर गद्यांश हो या पद्यांश हो, जब भी आप सॉल्व करें तो संकेत बनाएंगे। अच्छे से हेडिंग सबसे पहले समझना होगा आपको। संकेत में यह कोई लिखेंगे, आगे का दो शब्द और ये बाद का दो शब्द लिखते हैं। यह कोई डैश डैश होते हैं, क्या, यह कोई डैश 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 यहाँ पर होते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको संकेत लिखना है। और संकेत लिखने के बाद आपको फर्स्ट नंबर यहाँ पर हेडिंग बनाना है, उसके बाद लिखना है संदर्भ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे इस तरीके से, फर्स्ट हेडिंग में लिखेंगे हम क्या, संदर्भ।
संदर्भ कैसे लिखना है समझिएगा। संदर्भ कैसे लिखना है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो कैसे हम संदर्भ लिखेंगे। तो देखिए कुछ भी नहीं मालूम है तो संदर्भ कैसे लिखना है, देखिए इसको अच्छे से आपको सबसे पहले पढ़ना है। पढ़ेंगे तो देखिए इसमें मित्रता आ रहा है ना, तो आप समझ ही गए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता चैप्टर से लिया गया है। अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें जरूर हमेशा जब भी देखेंगे तो एक ना एक जरूर ऐसा कीवर्ड रहता है जो बता देगा कि हाँ ये इस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि नहीं कि ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। अब जब आपको पता चल ही गया कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है तो अब इसको आप अच्छे तरीके से संदर्भ लिख ही सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश, इसी तरीके से आपको लिखना है अच्छे तरीके से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अच्छे से। उसके बाद हिंदी, किसको लिखेंगे हिंदी, तो हिंदी को एक ब्रैकेट में इस तरीके से ब्लैक पेन से लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ टॉपर की कॉपी है, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता चैप्टर से लिया गया। तो मित्रता को भी इस तरीके से ब्लैक पेन से अच्छे से लिख देंगे इस तरीके से, मित्रता पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से ही हम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक। उसके बाद लिखेंगे कि इसके लेखक, आप जानते हैं कि मित्रता चैप्टर के लेखक कौन है, तो आप अच्छे से इस तरीके से लिख दीजिएगा कि इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये हो गया आपका संदर्भ। अच्छे से बिना पढ़े आप संदर्भ आपने लिख दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ पर 2 नंबर में हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे रेखांकित, क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छे से इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप ये लिख दीजिए कि लेखक कहते हैं कि, सबसे पहला वर्ड आपको यही लिखना है, लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि यही वर्ड आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक है ना। और लेखक कहते हैं कि लिखकर उसके बाद यही आप अच्छे से छाप दीजिए, जितना हो सके 2-4 लाइन इसमें से छाप दीजिए। आपका जो है संदेह ये हो गया, व्याख्या आपका अच्छे से हो जाएगा। इसी में से 4-5 मतलब लाइन उठाकर और जिसमें छाप देंगे आपका व्याख्या अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद करें लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो इसी में आप अच्छे से यहाँ से इस तरीके से यहाँ से छाप देंगे अच्छे तरीके से, यहाँ से यहीं से आप छाप दीजिए। ये पूरा आपका हो गया, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर क्यों आकर्षित होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप दीजिए अच्छे तरीके से। यही ट्रिक लगाना है आपको। फिर ये अथवा करके भी दिया गया, ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला कीजिए, तो सेम इसी ट्रिक से आप ये भी अच्छे से कर लेंगे। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में केवल एक करना है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर में पूछा जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पद्यांश दिया गया है कितने नंबर का, 6 नंबर का। चरण कमल बंदो हरिराई जा की कृपा पर उलंग गिरी है। उसके बाद अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले शिक्षा दाई सूद स्वामी करुणामय बार बार बंद होते ही पाई। उपयुक्त पद्यांश में संदर्भ बताना है, उपयुक्त रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लिखना सीखिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल नहीं घबराना है। अच्छे से आपको सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले आपको हाशिया बना लेना है, जितना अच्छे से बनाना चाहें आप अच्छे से हाशिया बना लीजिए। उसके बाद लिखेंगे सबसे पहले ऊपर में क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर कौन सा था, 2 नंबर था, प्रश्नोत्तर 2 क्या था, ये प्रश्नोत्तर 2 आपका पद्यांश था, पद्यांश था। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संकेत लिखना है, इस तरीके से करके संकेत। और संकेत में क्या करना है कि आगे का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द लिखना है। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया ना, तो इसके आगे का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द, बहिरे सुने और छत्र धराई लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, बहिरे सुने छत्र धराई। ठीक है ना, इस तरीके से संकेत लिखेंगे। संकेत लिखने के बाद अब आप फर्स्ट में हेडिंग बनाएंगे संदर्भ।
क्या हेडिंग बनाएंगे? संदर्भ। अच्छे तरीके से अब जैसा मैंने बताया उसी तरीके से आपको संदर्भ लिख देना है, जैसा मैंने पहले बताया। अब कैसे पहचानेंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो देखिए यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है सूरदास, तो आप समझ ही गए कि इसके जो है रचनाकार कौन है? सूरदास। तो आप अच्छे से संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया, तो आपका ये संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद व्याख्या जो भी है अच्छे तरीके से, बहिरे सुने गूंगे पुनी बोले, यानी कि बहिरा सुनने लगता है, गूंगा पुनी बोले यानी कि गूंगा फिर बोलने लगता है, रंग चले सी छत रंग सिर पर छत धारण करके राजा बनकर चलने लगता है। अच्छे से बनाकर लिख देंगे, क्योंकि मैं बनाकर ही आपको बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे से, ये तो आपको खड़ी बोली में लिखा गया है, तो आप अच्छे से बहिरे मतलब बहरा आप जानते ही हैं, सुने मतलब सुनना, गूंग यानी कि गूंगा जानते ही है, पुनी मतलब पुनः, बोले मतलब बोलना होता है। तो आप अच्छे से बनाकर इसका व्याख्या लिख देंगे। अवयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये आप चाहें तो नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, आ रहा है तो कोई सा भी अलंकार आप इसमें लिख सकते हो, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, जो भी आपके मन में है वो लिख दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। उसके बाद चलिए अथवा करके भी एक दिया गया है, तो चाहे ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कीजिए, क्योंकि इसमें भी देखिए तुलसी यहाँ पर आ रहा है ना, तो आप अच्छे से पहचान ही गए हो कि एक तुलसीदास द्वारा रचित है। उसके बाद देखिए ये आपका संस्कृत गद्यांश है, इसका भी सेम उसी तरीके से जैसा इसका बताया सेम उसी तरीके से संदर्भ लिखना है और उसके बाद हिंदी में अनुवाद कर देना है। ये संस्कृत गद्यांश है और ये आपका संस्कृत पद्यांश है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद आता है आपका कौन सा? उसके बाद आता है आपका जीवन परिचय। तो देखिए जीवन परिचय कैसे लिखना है? जीवन परिचय के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहले समझिए। यहाँ पर जीवन परिचय यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जीवन परिचय प्रश्नोत्तर किस में पूछा जाता है? प्रश्नोत्तर 6 का यहाँ पर किस में? क में पूछा जाता है। इसमें लेखक परिचय पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जीवन परिचय कैसे लिखना है? देखिए जीवन परिचय के लिए अच्छे से इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग बनाना है, जो भी वाला कीजिए। यहाँ पर 3 दिए रहते हैं, देखिए यहाँ पर 3 दिए रहते हैं, तीनों में से जो करना हो सबसे पहले वो लिख दीजिए। तो हम पहला कर रहे हैं तो लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरीके से लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इस तरीके से लिख लेंगे। तो देखिए जीवन परिचय में आपको क्या करना है कि जीवन परिचय में मात्र 3 चीजें आपको याद रखना है। 3 चीजें हमेशा याद कर लेना है। अभी से किताब में टिक लगाकर 3 चीजें याद कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, चाहे मतलब कि अगर आप ठीक से इसको लिखेंगे तो आपका गारंटी देता हूँ कि गलत हो जाएगा, लेकिन 3 चीजें बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिए, आपका कभी भी जीवन परिचय गलत नहीं होगा। 3 चीजें याद कर लीजिए, जन्म याद कर लीजिए, माता पिता का नाम याद कर लीजिए और मृत्यु याद कर लीजिए। बस ये 3 चीजें जीवन परिचय में याद कर लीजिए। चाहे उसमें आप बना कर भी लिखोगे तो कोई नहीं गलत काट पाएगा, ठीक है ना। जन्म, माता पिता और मृत्यु 3 चीजें याद कर लीजिए, ये इन तीनों के भी और इन तीनों के भी अच्छे से। और उसके बाद बनाकर लिख दीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हिंदी में बहुत बड़ा योगदान है, वे हिंदी के लिए ये लिखे, ये किए। बस सारी चीजें केवल बढ़ा चढ़ा कर जितने भी सारी चीजें हैं वो अच्छे से उनका वह बचपन में बहुत गंभीर व पढ़ाकू लड़के थे, या फिर वह ध्यान के प्रति हमेशा सजग रहते थे। तो ये सारी चीज़ें आप बना कर लिख दोगे तो आपके अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। केवल ये 3 चीज़ें आप अच्छे से याद रखिए, जन्म, माता पिता और मृत्यु। तो इन सभी के याद कर लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, वरना आप बनाकर लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका श्लोक आता है, तो श्लोक आप अच्छे से लिख ले जाओगे। उसके बाद आता है आपका क्या? आपका आता है कि निबंध। तो निबंध कैसे लिखना है समझिए। निबंध में सेम इसी तरीके से हेडिंग बनाना है, प्रश्न उत्तर 9, और जो भी वाला कर रहे हो, पहला कर रहे हो तो पहला, दूसरा कर रहे हो तो दूसरा, तीसरा कर रहे हो तो तीसरा, चौथा कर रहे हो तो चौथा, यहाँ पर हेडिंग बनाकर लिख देना। उसके बाद निबंध में 4 चीजें यहाँ पर समझ लीजिए। निबंध कैसे लिखना है? निबंध में ज्यादा नहीं, 2 चीजें समझ लीजिए। पहला प्रस्तावना और दूसरा उपसंहार, ठीक है ना। उपसंहार, तो आपको प्रस्तावना हमेशा डालना है हेडिंग में और उपसंहार सबसे लास्ट में हमेशा लगाना है। अब बीच में चाहे जो भी कुछ आप हेडिंग बनाकर लिखे उससे कोई मतलब नहीं, आप अच्छे से प्रस्तावना लिख दोगे और उपसंहार लिख दोगे तो आपका फुल मार्क्स दिया जाता है। कितना? फुल मार्क्स आपका अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सेम अच्छे तरीके से आपको प्रस्तावना बनाना है, उसके बाद अच्छे से हेडिंग वगैरह सारी चीजें क्लियर करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये निबंध लिखा गया है अच्छे से। यहाँ पर देखिए
इसमें अच्छे तरीके से रूपरेखा बना दिया गया, प्रस्तावना लिख दिया गया और इनका फुल मार्क्स मिल जाएगा इस पर अच्छे तरीके से लिख दिया। तो सेम इसी तरीके से आपको निबंध लिखना है। उसके बाद पत्र लेखन आप जानती हो, पत्र आपको अच्छे से जितना भी हो सके अच्छे तरीके से पत्र लिखना आता ही होगा आपको, तो पत्र लेखन भी आप अच्छे से लिख ले जाओगे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको इतना ही, मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दिया। आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट एक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।